अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अब चंद लम्हों में फैसला होने वाला था। हो सकता था कि चंद सेकंड बाद में डोगरा फौजी को हलाक करने के बाद रोशनदान का एहनी जगला उखाड़ रहा होता, और ये भी हो सकता था कि चंद सेकंड बाद वहाँ गोलियां चलने लगती और मैं अंधेरे में अंधाधुंध कले की फसील की तरफ भागता दिखाई देता। हिंदू डोगरा फौजी के हाथ में चैनक देखकर एक फौजी ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर मजाक से कहा, अरे पांडे, तू ये चाय कहाँ से ले आया जंगली? उस हिंदू फौजी डोगरे का नाम अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ था। बस ये पता था कि उसकी ज़ात पांडे है। उसकी हरकत से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ घबराया हुआ है। यह बात बड़ी खतरनाक थी। उसकी ज़रा सी लग्जश मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। सूबेदार जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने लिए चाय बनाने लगा। सोचा आप लोगों के लिए भी बना दूं। आपको तो सारी रात ड्यूटी देनी है। पांडे ने चैनक खोखे पर रखते हुए जवाब दिया। खोखे पर पड़े हुए टीन के डब्बू में हिंदू डोगरे ने चाय डालनी शुरू कर दी। वो कोई तजर्बाकार जासूस नहीं था, बल्कि अनाड़ी फौजी था, और महज अकीदे के बंधन में बंधा दौलत के लालच में ऐसा कर रहा था। उसका हाथ किसी वक्त भी गलत पड़ सकता था। मेरा दिल पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। हिंदू फौजी ने मगों में चाय डालकर तय खाने के पास पहरा देने वालों को भी चाय पीने की दावत दी। उनमें से एक फौजी ने वहीं से आवाज लगाई, पांडे, आज क्या बात है? चाय इधर ले आ। हिंदू डोगरा फौजी चाय के 3 मग लेकर तय खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहां 3 फौजी पहरा दे रहे थे। उस कम बखत से ये गलती हो गई कि पहले खेमे वाले फौजियों को चाय पीने और बेहोश होकर गिरने का मौका न दिया। मेरे असाब उस वक्त शदीद तनाव की हालत में थे। मुझे मालूम था कि अगर हिंदू फौजी ने वाकई चाय में बेज़ायक़ा मगर सरीउल असर महलूल मिला दिया है, तो फिर उसका एक घूंट पीने से ही फौजी बेहोश हो जाएगा। और ऐसा हुआ। उस बदबख्त हिंदू डोगरा ने यह अमल किसी खास मंसूबे के तहत नहीं किया था। वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। इसका मुझे पहले से सदेबाब कर लेना चाहिए था, मगर अब वक्त गुजर चुका था। हिंदू डोगरा चाय के 3 मग लेकर तय खाने के दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों की तरफ गया, तो इतनी देर में पीछे एक फौजी ने मग में चाय का घूंट भरा। चाय के हलक में जाते ही उसके हाथ से मग गिर पड़ा और वह बेहोश होकर खोखे के ऊपर लुढ़क गया। उसे गिरते देखते ही दूसरा फौजी वहीं से चिल्लाया, चाय मत पीना जवानों, इसमें कोई जहरीली शय है। खुशकिस्मती से उस फौजी ने अभी चाय नहीं पी थी। पांसा पलट चुका था। दूसरी तरफ अपना फौजी डोगरा घबरा गया। उसने चाय के 3 मग जमीन पर फेंक दिया। सूबेदार जी, मैंने इसमें जहर नहीं डाला, सोमरस डाला है। लक्ष्मी देवी का सोमरस डाला है। खेल खत्म हो गया था। अब खतरा मेरे ऊपर मंडलाने लगा था। मैं वहां से भागने के लिए गार्डिनिया की बाड़ के अकब में लेट गया और कोहनियों के बल जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंगता हुआ कले की फसील वाले तख्त की तरफ बढ़ा। अकब से मुझे फौजियों की पूछ-गुछ करने की आवाजें आ रही थी। कहाँ से लाया था ये सोमरस? कहाँ मिली थी लक्ष्मी देवी? इसे क्वार्टर गार्ड में ब्रिगेडियर कमांडर के पास ले चलो। मुझे गोया मौत का सामना था। अगर हिंदू डोगरा फौजी ने यह बता दिया कि एक जोगी ने उसे यह सब कुछ वर्गलाया था और वो आधी रात को इस जगह पहुंचने वाला है, तो फौजी यकीनन मेरी तलाश में भाग खड़े होंगे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दिया। आगे झाड़ झनकार से भरा हुआ गड्ढा आ गया। मैं उसमें गिर गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप को पत्तों भरी शाखों से अलग किया और गड्ढे में से निकलकर दोबारा कले की अगबी फसील की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मेरे घुटनों और कोहनियों पर खराशों के निशान पड़ गए थे। आहनी अनकड़ा मेरी कमर से बंधा मेरे साथ साथ लुढ़कता हुआ चला रहा था। खुदा खुदा करके मैं कले की फसील पर पहुंच गया। उस जगह खुशकिस्मती से अंधेरा था। मैंने उस अंधेरे की वजह से फरार की शिकल में इस मकाम का इंतखाब किया था। जल्दी जल्दी करके बंधी हुई नैलून की रस्सी खोली, उसका सिरा अनकड़े के साथ मजबूती से बांधा और अनकड़े को फसील के रखने में फंसाकर रस्सी दूसरी तरफ फेंक दिया। घर तक का सफर खैरो खूबी गुजरा। ना किसी ने मुझे जाते देखा था और ना कोई खराशों से भरपूर चेहरा लिए मेरी वापसी का गवाह था। दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते बेडरूम में पहुंचकर मैंने पहला काम यह किया कि कपड़े उतार कर धोती कुर्ता पहना। मेरा चेहरा स्प्रे करके फैल जाने की वजह से सांवला हो रहा था। साबुन से मुंह धोकर उसे साफ किया। बालों में कंघी की। अपने कपड़ों को अलमारी में तय करके लगा दिया। जूतों पर से मट्टी और गर्द साफ किया और पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि यह मुहिम तो बखैर खूबी नाकाम हो गई। अब मुझे क्या करना होगा?
चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म में हासिल न कर सका, मगर अपने आप को वहां से बचा कर निकाल लाने में जरूर कामयाब हो गया था। टेलीफोन मेरे करीबी तपई पर धरा था। वैशाली को फ़ोन करना ज़रूरी था। मैंने उसका नंबर मिलाया। पहली घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया गया। आवाज़ पहचानते वो बेकरारी से बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी के बाद वैशाली की आवाज़ आई, कल सेकंड शो पर उसी सिनेमा हाउस की गैलरी में बात हो गया। फ़ोन बंद होने के बाद मैं देर तक परेशान ख्यालों में उलझा पहलू बदलता और सिगरेट फूंकता रहा। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह खिलाफ मामूल जल्दी आँख खुल गई। मैंने ड्राइंग रूम में आकर अकबी दरवाज़ा खोला और बरामदे से अखबार उठाकर चौकीदार को आवाज़ दिया। वो दूसरी तरफ कहीं था। तीसरी आवाज़ पर भागता हुआ मेरी तरफ आया, साहब आप कब आया? मैं तो सारी रात परेशान रहा। उसने करीब पहुंचते ही कहा, बस पार्टी में देर हो गई, मगर मैं 1 बजे तक वापस आ गया था। नौकरानी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने फौरन बात पाटी, साहब वो तो आकर इधर मेरे पास बैठी हुई है। दरवाजे पर ताला लगा था। मैं उसे भेजता हूँ। नाश्ते से फारिग होकर मैं ठीक वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच गया। मैं जब इंटेलिजेंस मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में उसे नमस्कार करने गया तो वो फ़ोन कर रहा था। हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा और फ़ोन पर अंग्रेजी में किसी को धीरज रखने की तलकीन करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर उसने गहरा सांस लिया, ऐनक उतारी, रुमाल से उसके शीशे साफ किया और दोबारा आंखों पर चढ़े। अच्छा हुआ तुम आ गया, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था। उसने मेज़ पर कोहनी टिकाकर मेरी तरफ देखा। सर मैं तो हमेशा ऑन टाइम आता हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें मेरे साथ फोर्ट तक चलना होगा। मिस्टर तिवाड़ी के अगले जुमले ने मेरे जिस्म में सनसनाहट बर्पा कर दिया। कोई सुराग तो नहीं मिल गया, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। वहाँ सारे दफ्तर में उंगलियों के निशान किसी जगह पर नहीं थे। मैं समझ गया कि चूंकि रात के वाक़या पर पांडे ने मामूली सी सख्ती पर सब कुछ उगल दिया होगा। इसकी वजह यह थी कि मिस्टर तिवाड़ी इस किस्म के अमूर की महारत रखता था और वारदात चूंकि शाही कले में हुई थी और एक फौजी इसमें मुलव्वस था, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर करनी ज़रूरी थी। ओके सर। मैंने भी कुर्सी छोड़ दी। गाड़ी मिस्टर तिवाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। मैं उसके पहलू में था। गाड़ी जब पारा स्ट्रेट से निकलकर लाल किले को जाने वाली सड़क पर आई तो मैंने तजस्सुस का इजहार करते हुए पूछ ही लिया कि क्या फोर्ट में आज कोई खास तकरीब है। किसी ने फोर्ट की रेजिमेंट के एक फौजी पांडे को बेवकूफ़ बनाकर म्यूजियम से नवादरा चुराने की कोशिश की है। मिस्टर तिवाड़ी का जवाब हस्बे तवक्को था। मैंने मसनूई हैरत से पूछा, यह कब की बात है सर? कल रात का वाक़या है। यह मुझे किसी गैर मुल्की एजेंट का काम लगता है। तिवाड़ी ने फोर्ट म्यूजियम के नीचे तय खाने का नाम नहीं लिया था। सारे गैर मुल्की एजेंट को म्यूजियम की तस्वीरें चुराने की क्या ज़रूरत हो सकती है? तिवाड़ी ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में वहाँ क्यों आया था? उसने हवालदार पांडे को तुम रस के नाम पर बेहोशी की दवा क्यों दी थी? मैंने अपने चेहरे में ज़रा सी भी तब्दीली न होने दिया। तिवाड़ी शायद मेरे चेहरे को ही पढ़ना चाहता था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, सर असल किस्सा क्या है? मिस्टर तिवाड़ी ने ज़रा सा तवक्कुफ करके वो सारी कहानी बयान कर दिया जो उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने बताई थी। सर मुझे तो यह साफ डाके की वारदात का प्लान लगता है। मेरा एक एक लफ्ज़ हैरत तो इस्तेजाब से भरपूर था। जब हम लाल किले में पहुंचे तो डोगरा फौजी से पूछगछ जारी थी। शट अप। कर्नल भला ने डोगरे फौजी को डांटा, एकदम से बिल्ली क्यों बन गए हो? तुम्हारी इंक्वायरी होगी। अगर तुम बेगुनाह निकले तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जो कि तुम्हें जमुना पार जिस खंडर में ले गया था, क्या वहां तुमने अपनी आंखों से लक्ष्मी देवी को देखा था? तिवाड़ी ने उस बेवकूफ़ फौजी से फिर पूछा। हाँ सर मैंने देखा था, पांडे ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। वो पूरी लक्ष्मी देवी थी सर। उसने मुझे 2 हीरे दिए थे और कहा था कि मैं सोमरस अपने नाइट ड्यूटी वाले जवानों को पिला दूंगा तो वो महाराजा अशोक की दौलत का सारा भंडार लेकर आएगी। कर्नल भला ने अपनी जेब से 2 नकली हीरे निकालकर मिस्टर तिवाड़ी को दिखाया जो पोशाली ने हिंदू फौजी को दिए थे। ये शीशे के तराशे हुए मामूली टुकड़े थे। तिवाड़ी देर तक गौर से देखता रहा। इसके बाद कर्नल बेला ने तिवाड़ी को कागज में लिपटी हुई वो सुरमैदानी निकाल कर दिया जिसमें बेहोशी का महलौल उस वक्त भी थोड़ा सा मौजूद था। यह महलौल मैंने अपने ऑफिस की लिबर्टी से चुरा कर पोशाली को दिया था और पोशाली ने उसे एक खाली सुरमैदानी में डालकर पांडे को दिया था कि इसमें गगन मुंडल का सोमरस है। मिस्टर तिवाड़ी ने सुरमैदानी के धाने को जरा सा सूंघा
اور नाक सुखेड़ कर बोला, ये बड़ा खास केमिकल है और इसे तजर्बेकार जासूसी अपना इस्तेमाल में लाते हैं। कर्नल भला की भवें चढ़ गईं। अपना डंडा घुटने पर बजाते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था मिस्टर तिवारी कि यह महज नवादरात चोरी करने का प्रोजेक्ट नहीं था। यह किसी गैर मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जासूस का काम लगता है। आपको तो मालूम ही है कि म्यूजियम के नीचे हमारी बड़ी अहम दस्तावेजात पड़ी हैं। मिस्टर तिवारी शायद नहीं चाहता था कि मेरे साथ तय खाने वाले खुफिया लाकर्स और दस्तावेजात का जिक्र हो। वो खंकारते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं कर्नल। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाकी बातें शाम को मुलाकात के वक्त करूँगा। इस हवालदार की हिफाजत कीजिएगा, शायद इसकी हमें ज़रूरत पड़े। कर्नल भला ने फौरन कहा, यह कहीं नहीं जाएगा। वापस आते हुए मिस्टर तिवारी ने मुझसे पूछा, कैप्टन मेहता, इस वारदात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मेरे जवाब से मेरे जहन के खफियात का अंदाज़ा लगाना चाहता था, लेकिन मैं इतना नाड़ी भी नहीं था। मैंने जेब से सिगार का छोटा सा लेदर पर्स निकालते हुए कहा, सर, मैं तो अभी इसी मौके पर कायम हूँ कि यह काम पेशावर चोर का है। नवादरात चुराने वाले गिरोह इसी किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। मिस्टर तिवारी ने कोई जवाब न दिया। मैंने सिगार सुलगाया तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, सिगरेट तुमने बिल्कुल छोड़ दी है क्या? सिगार का तंबाकू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है सर। मैंने हल्का सा कश लगाकर कहा। मैंने मिस्टर तिवारी को भी सिगार पेश किया, मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि वो गाड़ी चलाते वक्त सिगार नहीं पिया करता। मैं खामोशी से सड़क पर आती जाती ट्रैफिक पर नजरें जमाए सोचता रहा कि ये अय्यार शख्स इस केस के बारे में किस अंदाज से सोच रहा होगा। मैं इसलिए मुतमईन था कि फौजी ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था। दूसरी बात यह थी कि मैंने रात की नाकाम वारदात के वक्त वहाँ कोई निशानी नहीं छोड़ी थी। अलबत्ता मेरे बेडरूम में जॉगिंग वाला लिबास अभी तक मौजूद था, जो मैंने रात की वारदात के वक्त पहना हुआ था। मैं कुछ बेचैन सा हो गया। अगर मिस्टर तिवारी ने उसी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बंगले की तलाशी ली तो उसे मेरे जुर्म का सबूत मिल सकता है। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने रात को वापस आते ही जॉगिंग वाले कपड़ों को ज़ाय क्यों नहीं कर दिया। दफ्तर पहुंचने के बाद मिस्टर तिवारी किसी गहरी सोच में गुम अपने कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे अब ये उलझन सी लग गई थी कि यह शख्स मेरे मकान की तलाशी लेने न चला जाए। मैंने एक फाइल खोलकर काम करने की कोशिश की, मगर परेशान ख्याली ने मुझे ऐसा न करने दिया। फिर मैंने एक फाइल निकाली जिस पर मिस्टर विश्राम के दस्तखत होने वाले थे। फाइल की वर्कगर्दानी करता मैं अपने कमरे से निकला और कॉरिडोर में से होता हुआ मिस्टर विश्राम के कमरे में आ गया। उसका कमरा खाली था। विश्राम अपने कमरे में नहीं था। मैं वापस जाने के मुतालिक सोच ही रहा था कि मुझे कॉरिडोर में मिस्टर तिवारी और विश्राम की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। खुदा जाने ये मेरे दिल का चोर था या क्या बात थी कि मैं वहीं खड़े रहने या बाहर जाने की बजाय मिस्टर विश्राम के बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस्टर तिवारी और विश्राम बातें करते हुए कमरे में दाखिल हो गया। मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मिस्टर तिवारी को मैंने यह कहते हुए सुना, मैं चाहता हूँ कि इस केस की इंक्वायरी तुम खुद करो, लेकिन सर, ये बड़ी अजीब बात है कि सुरमेदानी में जो बेहोशी का केमिकल था वो हमारी लेबॉर्ट्री से चुराया गया था। विश्राम की आवाज़ आई। मिस्टर विश्राम है, मैंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा सुराग रसानी में गुजारा है। मैं पानी को सूंघ कर बता सकता हूँ कि यह किस शहर का है, और फिर अपने लेबॉर्ट्री के केमिकल से तुम्हें अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कर्नल भला ने जब मुझे कलम में सुरमेदानी दिखाई जिसमें बेहोशी की दवाई मौजूद थी, तो मैं उसे सूंघते ही समझ गया था कि यह केमिकल हमारी लेबॉर्ट्री का है। मैं बाथरूम में दम साधे उनकी बातें सुन रहा था। एक तरह से मैं खुद ही उनके जाल में फंस गया था। अगर उनमें से कोई उठकर बाथरूम में आ जाता है तो मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस सकता था जिससे निजात का कोई रास्ता नहीं था। मुझे मिस्टर तिवारी की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर विश्राम, ये हम दोनों जानते हैं कि हमारे ऑफिस में कौन शख्स ये काम कर सकता है जिस पर हमें शक है। बहरहाल भारतवर्ष की सिक्योरिटी का मामला है। सुबह दफ्तर आते ही मुझे वजारत दिफा के चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया था कि इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि जोगी के भेष में हवालदार पांडे को बेहोशी का केमिकल देने वाले का मकसद कले के नवादरात चुराना नहीं है, बल्कि चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म है या दूसरी अहम सरकारी दस्तावेजात चुराना था। एक बात का मुझे नाकाबिल तरदीद सबूत मिल गया था कि चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म कले के म्यूजियम के नीचे तहखाने में ही है। मुझे हर लम्हे धड़का लगा था
کہ کہیں उनमें से कोई कम बखत उठ कर बाथरूम में ना आ जाए। मैं दबे पाँव बाथरूम के कभी दरवाजे की तरफ गया और चटखनी को बड़ी एहतियात से खोलने की कोशिश करने लगा। एक हल्की सी आवाज़ के साथ चटखनी खुल गई। मैं दबे पाँव मगर तेज कदम उठाता हुआ वापस दरवाजे के पास आया और कान लगा दिया। तिवारी और विश्राम बातें कर रहे थे। उन तक चटखनी की आवाज़ नहीं पहुंची थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मुझे तिवारी की आवाज़ सुनाई दी, तुम इन तमाम बातों को जहन में रखना और आज ही कर्नल भल्ला के पास कले में जाकर केमिकल वाली सुरमैदानी ले आना। मैं कैप्टन मेहता के सामने वो केमिकल अपने साथ नहीं लेना चाहता था। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया था। मैंने अपना सांस रोक लिया, लेकिन इसके बाद तिवारी ने कुछ न कहा। विश्राम भी खामोश रहा। फिर विश्राम के कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अब मेरा वहाँ रहना फजूल था, खतरनाक था। विश्राम किसी भी वक्त गुस्ल खाने में आ सकता था। मैं दबे कदमों बाथरूम के कभी दरवाजे के करीब आया। दरवाजे के एक पट को बड़ी एहतियात से दोनों हाथ थाम कर आहिस्ता से खोला और बाहर निकल आया। जिस अंदाज में मिस्टर तिवारी ने मेरा नाम लिया था, उससे ये बात साबित हो गई थी कि उसे मुझ पर शुबा ही है। शुबा तो उसे पहले भी था, लेकिन अब शायद उसे एक तरह से सबूत मिल गया था, क्योंकि ऑफिस की लिबर्टी में दूसरा कोई शख्स इतनी दिलेरी से बेहोशी का केमिकल उड़ाकर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए उसके पास वाज़ेह सबूत नहीं था कि जिसे वो अदालत के सामने पेश कर सके। उसे खूब मालूम था कि बगैर किसी बयान सबूत के मुझ पर हाथ डालने की सूरत में अदालत में उसके खिलाफ हिता की इज्जत का दावा करके उसे मुअत्तल करवा सकता हूँ। लेकिन अगर उसे एक लम्हे के लिए भी शुबा हो जाता कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और एक हिंदू अफसर का रूप धारे वहाँ अपने वतन के मफादात की हिफाजत कर रहा हूँ, तो वह मुझे एक सेकंड में इस तरह दबोच लेता जैसे भूखी बिल्ली चूहे को दबोचती है। अगरचा मैं बेहद एहतियात से काम ले रहा था, ताहम मेरी ज़रा सी लग्ज़श उन पर यह राज फाश कर सकती थी कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे रात के फिल्म वाले शो में पोशाली से मुलाकात करनी थी। इधर मिस्टर तिवारी ने मिस्टर विश्राम को हुक्म दे दिया था कि मेरे बंगले के बाहर निगरानी शुरू कर दीजिए। लाजमी बात थी कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरे बंगले के आसपास दोपहर के बाद मंडलाना शुरू कर देगा। यह बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने बाथरूम में छुप कर इतफाक से उन दोनों की बातें सुन ली थीं, वरना एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो सकता था। अब मुझे अपने बंगले के बाहर मंडलाने वाले सीआईडी के आदमी से निमटना था या उसे जल देकर पोशाली से मिलने सिनेमा हाउस जाना था। मेरे लिए सीआईडी के आदमी को पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। दफ्तर का वक्त ख़त्म होने पर मैंने गाड़ी निकाली और अपने मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के चारों तरफ से जायजा लेने पर बाज़ाहिर मुझे कोई मशकूक आदमी नज़र नहीं आया था, लेकिन जाहिर है वो इतना अनाड़ी नहीं होगा कि मेरे मकान के सामने आलू छोले लगाकर बैठ जाएगा। वो कहीं दूर किसी आड़ में छोटी सी दूरबीन लिए किसी सियाह या किसी फ़कीर के भेष में बैठा मेरी निगरानी कर रहा होगा। अब मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया था कि मैं अपने घर से पोशाली को कभी टेलीफोन न करूं और उसे भी मना कर दूं कि वो कोड वर्ड्स में भी मुझसे फ़ोन पर कोई बात न करे, क्योंकि हालात जिस किस्म का रुख इख्तियार कर चुके थे उसकी रोशनी में मेरी टेलीफोन कॉल्स का चेक किया जाना कुदरती बात थी। मैं बेडरूम में बैठा यही सोच रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी ज़ोर से बज उठी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, कहीं ये पोशाली का टेलीफोन न हो। लेकिन रिसीवर उठाते इत्मीनान की एक सांस मेरे हलक से खारिज हो गई। दूसरी तरफ से मेरी मंगेतर और महबूबा सजाता बोल रही थी, किशन डेयर क्या बात है, आज सारा दिन तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। इसके साथ ये ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमक उठा। मैंने उसे थोड़ा सा इजहार उल्फत किया और फिर कहा कि कैलाश शर्मा में बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी फ़िल्म लगी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो चलो आज सेकंड शो देखते हैं। अगरचे मैं सख्त थका हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी खातिर में। सजाता ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस बस ज़्यादा प्रेम न जीतया करो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खातिर क्या कर सकते हो। मैंने एक बार फिर सजादा से दो चार मोहब्बत भरी बातें की और उसे यकीन दिलाया कि तरक्की मिलते ही उसे शादी कर लूँगा। और अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं मेरी सालाना तरक्की को। और दिल पर जबर करके यह जुमला भी कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ फिल्म देखने जाना नहीं चाहती तो ना सही। मुझे खतरा था कि वो इनकार न कर दे, मगर उसने इनकार न किया। हकीकत यह है कि यह हिंदू लड़की वकी मुझसे बेहद प्यार करती थी। सजादा की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दिया, हाँ हाँ तुम तो यही चाहोगे कि मैं इनकार कर दूँ, मगर मैं फ़िल्म देखने ज़रूर जाऊँगी। मैं माता जी से इजाज़त ले लूँ, तुम मेरे यहाँ आ जाना।
मैं तो कहती हूँ कि अभी आ जाओ, खाना भी हमारे साथ खा लेना। उसमें मेरे मंसूबे की बेहतरी का पहलू यही था, जो आदमी मेरी निगरानी कर रहा था उसके लिए मेरा सजाता के घर जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। मेरा मंसूबा यह था कि मैं सजाता को साथ लेकर कैलाश सिनेमा जाऊंगा, जहाँ गैलरी में पोशाली मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं सजाता के साथ बक्स में बैठूंगा और किसी बहाने थोड़ी देर के लिए बक्स से निकलकर पोशाली से ज़रूरी बातें करने के बाद वापस सजाता के पास आ जाऊंगा। यूं मेरे जासूस को जो सिनेमा हॉल के बाहर टहल रहा होगा, पता भी ना चल सकेगा कि मैं किस मकसद के लिए सिनेमा हाउस आया था। वो अपनी रिपोर्ट में यही लिखेगा कि मैं रात को सजाता के साथ कैलाश सिनेमा सेकंड शो देखने गया था, और मेरे महकमे वालों को इल्म था कि सजाता ना सिर्फ मेरी कज़न है, बल्कि उससे मेरी शादी भी होने वाली है। डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए सलाद अपने हाथों से बना कर रखना। मैंने फ़ौरन उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। फ़ोन बंद करके मैंने नौकरानी को अपने प्रोग्राम से आगाह किया और गाड़ी निकाल कर सजाता के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी नज़रें बड़ी होशियारी से गर्दोनवा का बराबर जायजा ले रही थीं। अभी तक कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी टैक्सी या गाड़ी रिक्शे में कोई शख्स ज़रूर ताक़ुब कर रहा होगा। मगर मैं मुतमईन था, अपने मंगेतर के साथ फिल्म देखने में किसी के लिए शक करने वाली कोई बात नहीं थी।